मेरे बच्चे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ यार कोई एवरेज बच्चा भी है ना, जहाँ पे जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उसको भी समझ में आ जाए। मैं इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बोलता रहता हूँ, ठीक है। बोर नहीं होना, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हर बच्चे को आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पहले से थोड़ा कॉन्सेप्ट जानता है उसी को समझ आए। अरे यार जो जस्ट देखना स्टार्ट कर रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए। तो इसलिए बार बार जो बात मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से समझा करो, ठीक है। फिर अभी आप सोच रहे होंगे सर ये क्वाड्रेटिक है हम तो लीनियर पढ़ने वाले हैं, आप ये क्यों बता रहे। मेरे बच्चे ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो एक पैटर्न आपने समझ रखा है, एक फार्मूला आपने सीख रखा है, एक टर्म आपने समझ रखी है। यहाँ पर भी जो आपने अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है उसमें भी कुछ टर्म्स आएंगी, कुछ पैटर्न है, आपने वही पैटर्न फॉलो करना है, बिल्कुल सेम जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर भी आप देखो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। आप सबसे पहले ये समझते हो कि ये कौन है, क्वाड्रेटिक। अब अगर ये क्यूबिक हो उसको थोड़े ना आप ये फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक पैटर्न है, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले उस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे इस क्वाड्रेटिक के लिए आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है, तभी तो आप एबीसी को ढूंढ पा रहे हो। यहाँ पर भी जो अभी मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताने जा रहा हूँ उसमें भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी जाननी है और उसके बाद उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं पी एंड क्यू, उसको ढूंढना है। फिर उस पी और क्यू से आपको एक टर्म फाइंड करनी होती है। जैसे यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हो, वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, ठीक है। इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। तो हर एक टर्म को आप ध्यान से देखो। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो y है सिर्फ एक ही बार आ रहा है और इसकी पावर कितनी है 1। देखो इस y की पावर कितनी है 1, ये पहचाना आपको। ऐसा x के साथ भी हो सकता है लेकिन वो अभी टर्म 2 के लिए डिलीट है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको y को ही दे रहे हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y जो वेरिएबल है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, यानी आपको ये वाली फॉर्म देनी है। तो भाई ये वो क्वेश्चन जो बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है 1 to 8 में। अगर आपको ये 8 क्वेश्चन समझ में आ गया तो फर्स्ट 7 ऐसे चुटकी बजा के निकलेंगे आपसे। बट कंडीशन एक ही है, जैसे मैंने ये समझाया 8 क्वेश्चन एकदम सभी क्वेश्चंस में सेम स्टेप लगाने आपको जो मैंने बताया। कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, पी क्यू को ढूंढो, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर ये सोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखो, दैट्स ऑल। हर क्वेश्चन में यही हो रहा है और यही आपके सिलेबस पे। दूसरा वाला तो है ही नहीं जिसमें x आपका डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में x एक ही बार है विद पावर 1 और y पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही बार है विद पावर 1। तो सर किसको बोले हम डिपेंडेंट, x को या y? तो मेरे बच्चे मैंने बता दिए, मैंने 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है फॉर एक्सरसाइज 9। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको टर्म 2 में 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक सेक्शन ए में होगा और एक सेक्शन बी में होगा, ठीक है। एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। इस चैप्टर की जो वेटेज है 5 मार्क्स है। तो चैप्टर 9th जो हमारा चल रहा है और चैप्टर 8th दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चे दोनों चैप्टर्स में आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके अंदर हो क्या रहा है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हो वहां आपको एरिया फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ही आप उसमें फाइंड कर रहे हो। तो इन चैप्टर 8th एंड चैप्टर 9th यू मस्ट नो हाउ टू इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेशन आनी चाहिए हमें। तो मेरे बच्चे चैप्टर 7 उसको परफेक्ट कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है। चैप्टर 7 मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हर एक कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर 7 का इसी चैनल के थ्रू आपको पढ़ा रखा है। चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक टॉपिक हर एक एक्सरसाइज आपको डिटेल में वहां पर मिल जाएगी। तो चैप्टर 7 को परफेक्ट करो अगर आप 8th और 9th को भी परफेक्ट करना चाहते हो। ये तीनों चैप्टर जो चैप्टर 7, 8th और 9th है, ये तीनों चैप्टर्स आपके 18 मार्क्स के आ रहे हैं आपके टर्म 2 एग्जाम में। तो 18 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे अगर आपको चैप्टर 7 अच्छे से आता है। तो चैप्टर 7 के साथ आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरे बच्चे देखें, इस चैप्टर में अभी हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.6 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो 9.5 है उसमें हम क्या सीखते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। और उससे पहले 9.4 में व्हाट इज द टॉपिक ऑफ 9.4, सेपरेट वेरिएबल मेथड। तो 9.4 हमने कर ली है, 9.5 भी हमने कर ली है। उससे पहले 9.1 वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है जिसमें हम ऑर्डर डिग्री सीखते हैं। और आज हम 9.6 को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे बच्चे एक्सरसाइज 9.6 सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज में 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। एक टाइप के क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x जो मैं बोल रहा हूं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x यानी x आपका
डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो वाले क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए। आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलो मैं अभी क्वेश्चंस करवाता हूं, फॉर्म दोनों आपको बताता हूं, उसमें से एक फॉर्म आपको नहीं करनी है फॉर टर्म 2, राइट। तो देखो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको हम ये पूछेंगे कि क्लास 10th में जब आप सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे और आपको ऐसे कोई क्वाड्रेटिक दे रखा था लाइक दिस, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको सॉल्व करो। लेट अस सपोज आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, या फिर इसका होता ही नहीं, ऐसा मान लो, तो आप इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। तो आपको फिर याद आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ज्यादातर बच्चे उसी से करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है बट आप ज्यादा किसे करते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो जब आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक है फिर आप इसको कंपेयर करते हो जनरल इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। आप दोनों को कंपेयर करते हो, आपको a मिल गया सर 3, आपको b मिल गया -4, आपको c मिल गया -5। जैसे आप ABC ढूंढ लेते हो फिर आप बोलते हो सर इसका D कंफर्म कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, उससे ये पता चल जाएगा रूट्स कैसे आएंगे। तो फिर आप लिखते हो b² - 4ac इसका फॉर्मूला। तो व्हाट इज b, -4 का स्क्वायर, -4, दिस इज a एंड दिस इज c। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, सर ये 16 आ गया, सर 4 3 12, 12 5 60, सर हमने प्लस किया 76, सर ये ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फिर आप इसको सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के लिए फिर आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहां लिखते थे आप b² - 4ac, जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है तो आप इसको डायरेक्ट d लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2a। फिर इस फॉर्मूले से आप इसको पूरा सॉल्व कर लेते थे, x की आपको 2 वैल्यूज आ जाती थी। फिर अभी आप सोच रहे होंगे सर ये क्वाड्रेटिक है हम तो लीनियर पढ़ने वाले, आप ये क्यों बता रहे। मेरे बच्चे ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो एक पैटर्न आपने समझ रखा है, एक फॉर्मूला आपने सीख रखा है, एक टर्म आपने समझ रखी है। यहां पर भी जो आपने अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है उसमें भी कुछ टर्म्स आएंगी, कुछ पैटर्न है, आपने वही पैटर्न फॉलो करना है, बिल्कुल सेम जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। यहां पर भी आप देखो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। आप सबसे पहले ये समझते हो कि ये कौन है, क्वाड्रेटिक। अब अगर ये क्यूबिक हो उसको थोड़े ना आप ये फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दो। तो यहां पर भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक पैटर्न है, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले उस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे इस क्वाड्रेटिक के लिए आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है, तभी तो आप ABC को ढूंढ पा रहे हो। यहां पर भी जो अभी मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताने जा रहा हूं उसमें भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी जाननी है और उसके बाद उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं P एंड Q, उसको ढूंढना है। फिर उस P और Q से आपको एक टर्म फाइंड करनी होती है। जैसे यहां पर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हो, वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, ठीक है। इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरे बच्चे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। जैसे किसी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये, ऐसे ही जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, dy/dx प्लस py इक्वल टू Q। इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं। एक और है स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप देखोगे, इट इज dx/dy। यहां देखो है dy/dx, यहां है dx/dy, यहां लिखा है py, यहां लिखना आपको px और इज इक्वल टू Q। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप पहले किया करते थे, बट क्योंकि अभी आप टर्म 2 एग्जाम देने जा रहे हो तो इस एक्सरसाइज में से ये वाली फॉर्म बच्चे डिलीटेड है। जो भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको मिलेगा वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि एक्सरसाइज 9.6 में से इस फॉर्म से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है फॉर टर्म 2 एग्जाम। आपको सिर्फ इसी फॉर्म के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब जैसे ही आपको ये फॉर्म पता चल जाए, जैसे आपको ये पता चल गया ये क्वाड्रेटिक है, इस फॉर्म से आपने इसको कंपेयर कर लिया, तो जैसे ही आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिल रही है फिर वहां पर इसके साथ कंपेयर करके आपको P और Q को ढूंढना होता है, P एंड Q। और यहां पर मैं लिखने वाला हूं व्हाट आर P एंड Q। तो P एंड Q आर फंक्शंस ऑफ x। जहां तो ये x की टर्म्स होंगी P और Q, जहां तो x की टर्म्स होंगी, जहां फिर ये कांस्टेंट हो सकते हैं,
ठीक है, नोट करें P और Q x की टर्म्स होंगी या फिर कांस्टेंट्स होंगे, या फिर एक x हो सकता है दूसरा कांस्टेंट हो सकता है। इन शॉर्ट P और Q में कभी भी y इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे यहां लिखा ना dy dx, तो ये y ऊपर है, यहां पे y लिखा हुआ है। ये P और Q कभी भी y की टर्म्स नहीं होंगी, ठीक है, ये प्योरली x की टर्म होंगी या फिर कांस्टेंट होंगी। तो एक बात तो ये P और Q को ढूंढना है हमने। एंड नेक्स्ट आपको यहां पर एक टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यह है आपके पास e की पावर में p का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। p आपका x का फंक्शन होगा, जहां कांस्टेंट होगा उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर में। कहां से आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ये क्या होता है? जैसे अभी मैं आपको पूछूं यार ये d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, कैसे ये फॉर्मूला बन गया? पता है ना, 10th क्लास में आपने इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कर रखी होगी, वहां पर ये d को भी आपने सीखा होगा। ऐसे मेरे बच्चे ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ये जो मैं फैक्टर बता रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कैसे बनता है, एवरीथिंग इन डिटेल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। यहां पर मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूं, लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करेंगे, पेज नंबर 407, इस पेज पे आएंगे तो आपको यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी मिल जाएगी, उसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, और उसके बाद ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये कैसे बनता है पूरा यहां डिटेल में बता रखा है। दोनों तरफ आपको एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा यहां पर प्रोडक्ट रूल को अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यहां पर आपके सामने निकल के आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको रीडिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बनता है। तो अभी इस लेक्चर में मैं यहां ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई करूंगा कि ये कैसे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में कहा मैंने बता दिया, आपको जरूर इसको मतलब अपनी नॉलेज के लिए स्टडी कर लेना। वैसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता कहां से आया, डेरिवेशन करके दिखाइए, नहीं पूछा जाएगा। आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आपने उसको सॉल्व करना होता। ठीक, चलिए, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मैंने क्या बताया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड दिस इज लीनियर इन y। ये जो y है अभी पूरा डिटेल में बताता हूं, ये y लीनियर है, p और q आपके x के फंक्शन है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और लास्ट स्टेप इसका रहेगा सॉल्यूशन। जैसे आपको पता चल गया ये लीनियर है, p और q को ढूंढना है, p की हेल्प से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और एंड में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो आप सॉल्व कर रहे हो उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी आपने डायरेक्ट लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y, जिसमें वो लीनियर है, जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको लिखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, ये जो q आपने ढूंढा होगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, इस चीज को आपने इंटीग्रेट करना है, एंड देन प्लस c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन होने के बाद ही आया होता है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो दीज आर द स्टेप्स जो आप अप्लाई करेंगे इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत इजी है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मेरे बच्चे एक्सरसाइज 9.6 पे अगर आप आएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 9.6 में अगर आप आएंगे तो उसमें टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 19 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन मैं अभी आज इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं। देखो एक्सरसाइज 9.6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट 8 क्वेश्चन देखो, और सबसे जो भयंकर आपको लग रहा है वो मेरे को बताओ। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताता हूं कि 1 to 8 में बच्चों को सबसे जो डिफिकल्ट, देखने में भयंकर टाइप जो क्वेश्चन लगता है वो क्वेश्चन नंबर 8 दिखता है कि सर ये 8th क्वेश्चन काफी टफ लग रहा है। इसी को मैं करूंगा, इसी से मैं आपको समझाऊंगा कि इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया ना, तो समझो यार ये सभी क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। मैं डिटेल में आपको ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ध्यान से देखो मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ऊपर लिखा है सॉल्व।
एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको यहाँ बताया जाएगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर है तो सॉल्व करो, जहाँ फिर बताया जाएगा ये होमोजीनियस है इसको सॉल्व करो, जहाँ फिर बताया जाएगा कि ये सेपरेट वेरिएबल से ही सॉल्व होगी। ऐसा कुछ नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में होता है जस्ट सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी ड्यूटी बनती है, आपने देखना है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये क्वेश्चन सेपरेट वेरिएबल से होगा, क्या ये क्वेश्चन होमोजीनियस का है, क्या ये क्वेश्चन लीनियर का है, दैट यू हैव टू सी। तो इसके लिए आपको 3 एक्सरसाइज बस परफेक्ट करनी है। आज 3rd एक्सरसाइज है, हमारे सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हो जाएंगे। चलिए 8th क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। 1 + x² dy + 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। ठीक है, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे बच्चे सेपरेट भी सीख लिया आपने, होमोजेनियस भी सीख लिया, लीनियर की बारी है। लेकिन अगर मैं आपको पहले बोलूं यार क्या इसके वेरिएबल्स आप सेपरेट कर सकते हो, जो आप एक्सरसाइज 9.4 में करते थे, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। अगर तो सेपरेट हो जाए वेरिएबल तो सेपरेट वेरिएबल से कर दो, नहीं होता फिर आप इसको होमोजेनियस के लिए देखो, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट ए होमोजेनियस। वो तो दिखती है, वो मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि कैसे बिना चेक किए भी आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख सकते हो वो होमोजेनियस है या नहीं। तो होमोजेनियस तो ये नहीं है, तो पीछे क्या बचा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसी से हम इसको अभी करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, सबसे पहले आपको यहां पर इसको ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब कन्वर्ट करने से पहले यू मस्ट नो कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं। मैं इसको वैसे ही कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो जो बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं उन बातों का ध्यान रखना है कि किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा होता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए। नंबर वन आपको पता है कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल चल रहे, एक x एक y, या फिर कोई और भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल हम x और y की बात कर रहे हैं। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 2 तरह के वेरिएबल चल रहे हैं, एक x है दूसरा y है। तो यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि आउट ऑफ 2 वेरिएबल्स एक कोई वेरिएबल पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही बार होता है और उसकी पावर 1 होती है। फिर से सुनो, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में? 2 वेरिएबल्स, एक x दूसरा y। अभी मैं x और y को मान के चल रहा हूं, एक x और दूसरा y। अगर आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल, मानो वो x है या फिर y है, कोई एक वेरिएबल पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ आपको एक ही बार नजर आ रहा होगा। उसकी एक सिंगल टर्म होगी वो खुद, और उसकी पावर 1 होगी। मानो मैं यहां पर y को कंसीडर करता हूं, y को देखते हुए चलता हूं। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मुझे यह बताओ y कितनी बार आ रहा है, चेक करो y कितनी बार आ रहा है। dy और dx को छोड़कर बात करनी है। देखो क्या यहां y है? नहीं, यह y है नहीं। यहां पर देखो y आ रहा है, साथ में 2x है, यहां cot x है। तो हर एक टर्म को आप ध्यान से देखो, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो y है सिर्फ एक ही बार आ रहा है और इसकी पावर कितनी है? 1। देखो इस y की पावर कितनी है? 1। ये पहचानना आपको। ऐसा x के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो अभी टर्म 2 के लिए डिलीट है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको y को ही देखना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y जो वेरिएबल है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, यानी आपको ये वाली फॉर्म देनी है। इन शॉर्ट, अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगी ना, वहां पर y पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार होगा और उसकी पावर 1 होगी, और बाकी टर्म x की होगी जहां फिर कांस्टेंट टर्म्स होंगी। देखो ये x की टर्म है, x², cot x आपका x की टर्म है और आपका 1 कांस्टेंट है। तो y इज ओनली वंस इन होल डिफरेंशियल इक्वेशन विद पावर 1। लीनियर मतलब उसकी पावर 1 है, ऐसा आप मान के चलो। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से बता देता हूं, 2 वेरिएबल हैं, दोनों में से एक वेरिएबल पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही बार होगा और उसकी पावर 1 होगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे y को सिलेक्ट कर लिया, सर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एक ही बार है, इसकी पावर 1 है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो चुका है। तो आप नोट करें
जो लीनियर है y है यहां पर, वो कभी भी अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, यानी y इंटू डी वाई डी एक्स, ये वाली टर्म पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कभी भी नहीं दिखेगी। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अपने ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। कुछ भी करके देख लो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितना भी घुमा लो, कभी भी जो y है जिसको आपने लीनियर बोला है पावर 1 जो एक ही बार आ रहा है, वो अपने डेरिवेटिव के साथ कभी मल्टीप्लाई में नहीं आ सकता, नहीं होगा, नेवर। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे भी करके एडजस्टमेंट करो। सेकेंड पॉइंट इज दिस, बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार क्या होता है, x और y ये दोनों एक ही बार होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, इनकी पावर भी 1 होती है, तो ऐसा लगता है यार इसको मैं x में लीनियर बोलूं या y में लीनियर बोलूं, ऐसा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर दूसरे पॉइंट इससे आपको उसको जस्टिफाई करना होता है, यानी जान लेना होता है कि किस में से x में लीनियर है या y में लीनियर है, वो इस पॉइंट से पता चलता है। अगर कोई वेरिएबल अपने ही डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है तो समझो आपने उसको डिपेंडेंट नहीं मानना है। अगर y dy dx के साथ मल्टीप्लाई में आ गया तो y को डिपेंडेंट नहीं मानना, उस टाइम पे x आपका डिपेंडेंट होगा उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। काफी एक्सप्लेन कर दिए मैंने, तो इन दोनों पॉइंट का आपको खास ख्याल रखना होता है। चलिए, अब यहां पर ये दोनों पॉइंट ये जस्टिफाई हो रहे हैं यहां पर। तो y के लिए मैंने पहले बता दिया, y पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही बार है, उसकी पावर 1 है और वो अपने ही डेरिवेटिव के साथ यहां मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। आप यहां इसको करके देख भी सकते हो। चलिए, तो जब ये जान लिया इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और y उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको फटाक से ये वाली फॉर्म आप दे दीजिए। तो ये वाली फॉर्म के क्या स्टेप्स हैं बनाने के, या डी वाई डी एक्स रखना है आपने लेफ्ट साइड और इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1, इसके साथ कुछ भी नंबर वंबर नहीं चाहिए, कोई भी टर्म नहीं चाहिए। तो पहले मैं डी वाई डी एक्स बनाता हूं। तो यहां डी एक्स मेरे को 2 जगह दिख रहा है, इसको पहले मैं एडजस्ट करता हूं। इस टर्म को उठा के वहां ले गया, ठीक है। मेरे बच्चे मैं काफी ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, मैं ये चाहता हूं यार कोई एवरेज बच्चा भी है ना, या फिर जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उसको भी समझ में आ जाए। मैं इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बोलता रहता हूँ, ठीक है। बोर नहीं होना, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हर बच्चे को आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पहले से थोड़ा कॉन्सेप्ट जानता है उसी को समझ आए। अरे यार, जो जस्ट देखना स्टार्ट कर रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए। तो इसलिए बार बार जो बात मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से समझा करो, ठीक है। चलिए, इन दोनों में डी एक्स कॉमन, यहां बच गया cot x, यहां बच गया 2xy। तो मैंने क्या बोला, पहले बनाओ ये वाली टर्म dy dx, क्योंकि y में लीनियर है वो, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका y है। तो ये dy और ये dx इधर आ गया। यहां पर कौन है, cot x माइनस 2xy, और dy के साथ ये जो फैक्टर था इसको उठा के यहां ले जाए। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, जो dy dx है लेफ्ट साइड में होना चाहिए विद कोफिशिएंट 1, पॉजिटिव 1। तो यहां पर देखो हमने वो बना दिया। दूसरा, जिसे आप लीनियर बोल रहे थे, जो y एक ही बार है अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, उस y को इसकी तरफ ही रखना है, लेफ्ट साइड ही रखना है। तो यहां पर देखो ये है y, अब इस टर्म को उठा के उधर लेके जाना है लेफ्ट साइड। तो पहले आप इसका एलसीएम सेपरेट करेंगे, फिर ये वाली टर्म उठ के वहां चली जाएगी, ठीक। डी वाई डी एक्स cot x के नीचे यहां पर इसको अलग कर दीजिए, इसके नीचे अलग कर दीजिए। तो ये y वाली टर्म dy dx के पास ही चाहिए। तो dy dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, ठीक है। ये वाली टर्म है उधर ले गया, प्लस की हो गई, इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मेरे बच्चे, सबसे पहले हमने ये जाना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हमने इसको जब जान लिया, फिर हमने इसको ये वाली फॉर्म दे दी, ये फॉर्म दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां से आपको ये 2 टर्म्स ढूंढनी है p एंड q, जो हमें सॉल्यूशन में काम आएगी। p काम आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, और q और p दोनों हमें यहां पर फिर काम आएंगे सॉल्यूशन को ढूंढने में, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। तो मेरे बच्चे, इसको आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ।
जैसे अभी क्वाड्रेटिक बताया ना मैंने आपको, उसको कंपेयर किया, ABC ढूंढा, सेम है यार, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, इसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ कंपेयर करना है। तो जब आपने कंपेयर किया तो नोटिस करें आपको P और Q यहाँ पर मिल रही है। सो व्हाट इज P, टेल मी। हेयर P y का कोफिशिएंट, यहाँ y है, ये P 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा आपका Q क्या है, जो राइट हैंड साइड में टर्म है ये, तो यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड में है ना प्योरली x की टर्म। लो भाई, तो जो क्वेश्चन बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है 1st to 8 में, 8th नंबर वाला, तो वो देखो कितने सिंपल वे में मैंने आपको बता दिए, ठीक है। काफ़ी डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है, आराम से आपको समझ भी आ गया है। P Q मैंने ढूंढ लिया है, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, P और Q को हमने ढूंढ लिया। आगे क्या बोला मैंने, IF निकालना है। IF क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या फॉर्मूला इसका, E की पावर में P का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर भी आप एक नई चीज़ सीखने वाले हैं फिलहाल, तो E का पावर में P का इंटीग्रेशन। तो मेरे बच्चे E का पावर में P कौन है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो भी इंटीग्रेशन बनेगी वो बड़ी सिंपल सी होगी, कहीं ना कहीं 7th चैप्टर में वो पढ़ा होगा आपने, स्टार्टिंग की जो 3-4 एक्सरसाइज है उन्हीं का कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर देखो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्योरली सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप इस डिवाइड वाले को t डालेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है 1/t dt है, log t है, तो डायरेक्ट लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है। तो यहाँ पर जो p का इंटीग्रेशन आ रहा है दैट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर e के ऊपर जब log आ जाता है, log ये वाला नेचुरल log है, ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो e के ऊपर जब ऐसे log आ जाता है, आपको log की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये दोनों आप ऐसे समझो कि कैंसिल हो जाते हैं प्रॉपर्टी से, यू कैन एलिमिनेट दैम। तो यहाँ पर जो log के सामने नंबर रहता है वही आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। e के ऊपर log कभी भी आ जाए ना, अगर यहाँ मानो log के बाहर कोई नंबर है, इसको यहाँ से हटा के ऊपर ले जाना है, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो प्योरली log आ गया। तो यहाँ कोफिशिएंट इसका 1 है, ई लॉग हटा दो, ये जो नंबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर या जो भी नंबर यहाँ होगा वो आपका यहाँ पे बन जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी से हमने इसको लिखा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 स्टेप्स हो गए, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद पी क्यू को ढूंढना, दूसरा स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लिया। नाउ द लास्ट स्टेप ये हमारा सोल्यूशन, बस आपको ये लिखना है और यहाँ थोड़ी सी इंटीग्रेशन बनेगी, इंटीग्रेशन कर देनी है, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। मेरे बच्चे क्या लिखने वाले हैं, अभी हम क्या लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन इज, क्या बोला था मैंने, सॉल्यूशन y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था, y जो कि लीनियर था उसमें पावर 1 वाला, वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कौन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कौन है बच्चे, ये रहा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कौन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx एंड देन प्लस c। अब देखो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, ज़्यादातर यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन बनेगी, कोई बहुत बड़ी नहीं बनती। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, डन। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x, बहुत सिंपल है, दैट यू नो, 2 तरह से कर सकते हैं, जहाँ तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है, नहीं तो इसको cos बाय साइन लिख लो, साइन को पुट करो, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो आई होप फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज log ऑफ साइन एक्स प्लस सी, कहानी खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटा सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा log ऑफ साइन एक्स, इसके डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और c के डिवाइड में भी ऐसे आ गया, ठीक है। दिस इज व्हाट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई ये वो क्वेश्चन जो बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है 1 to 8 में। अगर आपको ये 8th क्वेश्चन समझ में आ गया तो फर्स्ट 7 ऐसे चुटकी बजा के निकलेंगे आपसे, बट कंडीशन एक ही है, जैसे मैंने ये समझाया है 8th क्वेश्चन, एकदम सभी क्वेश्चंस में सेम स्टेप लगाने आपको जो मैंने बताया। कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, पी क्यू को ढूंढो, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर ये सोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखो, दैट्स ऑल। हर क्वेश्चन में यही हो रहा है और यही आपके सिलेबस पे है। दूसरा वाला तो है ही नहीं जिसमें एक्स आपका डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है।
चलिए अब बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टर्म 2 के लिए इस एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके डिलीट हो चुके हैं, यानी वो कौन से क्वेश्चन है जिसमें x डिपेंडेंट होगा, यानी dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q वाली कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। फर्स्ट 7 में तो कोई नहीं है, फर्स्ट 8 में कोई नहीं है क्वेश्चन, वो सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो वाला, ये आपका डिलीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग होता है। देखो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपका 10th क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको ये बोला कि सबसे पहले इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाओ। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म मैंने आपको बताई दो, एक मैंने आपको बताई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, दूसरी मैं बोल रहा हूं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब ये देखने के लिए कि इन दोनों में से ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। नंबर 1 मैंने बोला जो इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, लाइक यहां पर x और y हैं, उन दोनों वेरिएबल में कोई एक वेरिएबल पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही बार होता है और उसकी पावर 1 होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी ये कंफ्यूजन है कि सर जो आप बोल रहे हो वो पॉइंट तो यहां पर दोनों के लिए हो रहा है, x के लिए भी हो रहा है और y के भी लिए हो रहा है। देखो ना, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में x एक ही बार है विद पावर 1 और y पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही बार है विद पावर 1। तो सर किसको बोले हम डिपेंडेंट, x को या y? तो मेरे बच्चे मैंने आपको एक पॉइंट, मैंने आपको दूसरा पॉइंट भी तो बताया, एक पॉइंट तो बताया फिर साथ में दूसरा पॉइंट भी बताया, तो वो बात भी वहां पर होनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या हो रही है कि जो भी डिपेंडेंट होगा इन दोनों में से वो अपने ही डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में कभी नहीं आएगा। यहां पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो y किसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, dy dx के साथ, यानी ये वेरिएबल d अपने डेरिवेटिव के साथ, अपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, तो y डिपेंडेंट नहीं हो सकता। यानी ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाली फॉर्म में आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में जाएगी क्योंकि यहां पर x अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। x कौन है, dx, x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो कौन है, dx अपॉन dy। तो कभी भी x dx अपॉन dy के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, इसलिए x यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में जाएगा। आई होप जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। इसको उठा के मैं 1 के नीचे ले आया और फिर इसको सीधा कर दिया, ठीक है। ये बन गया डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको रखो आप यहां पर लेफ्ट साइड में, 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इट इज -x और y इधर रखो, ठीक। तो देखो ये कौन सी फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां पर p कौन है, -1, यहां पर q कौन है, y। तो यहां x में बन रही है ये, ठीक है, x आपका डिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है फॉर टर्म 2 एग्जाम। बाकी इसको अगर सॉल्व करना है तो ये पी क्यू आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही निकालना है, बस विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। फिर उसका सोल्यूशन होता है वो सेम ही होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं ना, यहाँ पे बोलना है हमने x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है प्लस c, दैट्स ऑल। बट ये डिलीट है, ठीक है, 10th डिलीटेड है, ये नहीं करना है। और भी बता देता हूँ, जहां जहां x डिपेंडेंट हो रहा है वो आपने नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11th ये भी नहीं करना है, ये डिलीटेड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th ये भी नहीं करना है, डिलीटेड। इन तीनों में आपका x आपका डिपेंडेंट हो रहा है, ये 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू डू, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चंस करने हैं। एक आपका 19 वाला ये MCQ फॉर्म है, वो भी डिलीटेड है, ठीक है, वो भी नहीं करना है, 19 वाला भी नहीं करना है, दैट्स ऑल। तो कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने, 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है फॉर एक्सरसाइज 9.6। अभी देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जर्नल सोल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक है जर्नल सोल्यूशन, और पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका 13 है, 14 है, 15 है, जिसमें आपको सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। 16, 17 वर्ड प्रॉब्लम है, वो बड़ी सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट पर और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। देन वहां पे सी को ढूंढने के लिए भी कंडीशन गिवन है आपको, ठीक है।
आपको अगर डाउट आए तो प्लीज़ टेल मी, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, dy dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। तो c को निकालने के लिए हमें y दिया हुआ है 2 और x कितना है पाई बाय 2, दैट्स ऑल। तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस सर, वो हमने पहचान लिया, काफ़ी डिस्कशन उस पर हो गई। जल्दी से इसको कंपेयर कर लेते हैं हम इसके साथ, ठीक है। dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके साथ कंपेयर करें तो व्हाट इज पी वाई का कोफिशिएंट हेयर, दैट इज -3 cot x, व्हाट इज क्यू साइन 2x। हो गया पी क्यू। फिर क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बताया मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए? e की पावर में p का इंटीग्रेशन, यानी इसका -3 cot x का। मेरे बच्चे -3 तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर। पीछे इंटीग्रेशन किसका आया? cot x का। क्वेश्चन नंबर 8 में भी cot x का इंटीग्रेशन आया था, यहाँ पर cot x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन, नेचुरल लॉग है ये, ठीक है। अब यहाँ पर -3 जो दिख रहा है ना, ये भाई साइन की पावर में ले जाइए आप लॉग की प्रॉपर्टी से, तो आप इसको लिख पाएंगे लॉग साइन की पावर -3। e के ऊपर लॉग आ गया, प्रॉपर्टी से चला जाएगा, यहाँ पर साइन -3 बचेगा। तो यहाँ पर बचा आपका साइन x की पावर -3, जिसको आप लिख सकते हो 1 बाय साइन क्यूब, बाद में इसको लिख सकते हो आप कोसेक क्यूब, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहला स्टेप पी क्यू को ढूंढ लो, ठीक है, कंपेयर करके पी क्यू ढूंढ लो। दूसरा स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि लास्ट स्टेप होता है, सोल्यूशन इज, ठीक है। क्या होगा सोल्यूशन? सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dx प्लस c। अब वैल्यूज डाल दो, सारी वैल्यूज आपके पास है मेरे बच्चे। y व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? सर ये निकाला कोसेक क्यूब, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कौन है? साइन 2x, साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कौन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? कोसेक क्यूब dx प्लस c, ये आ गया। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो 7.3 में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रखे हैं आपने, चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़े से आइडेंटिटीज़ वगैरह लगाइए ट्रिग्नोमेट्री की, तो हो जाएगा। सबसे पहले तो ये साइन 2x है, इसका फॉर्मूला लगा दो साइन 2x का, इट इज़ 2 टाइम साइन x कॉस x। ये कौन है? कोसेक क्यूब, इसको वापस मैं साइन लिख लेता हूँ, इट इज़ साइन क्यूब, लिख लिया। अब ये साइन है, ये साइन a कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट फिलहाल मैंने बाहर रखा, एक साइन कैंसिल हो गया, पीछे बचा कॉस x, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यार ये कॉस बाय साइन, एक साइन कॉस को दे दो, कॉट हो जाएगा, जो एक साइन बचेगा वो कोसेक हो जाएगा। तो एक साइन जो कोसेक हो गया और एक साइन कॉस को दे दिया वो कॉट हो गया। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला ही बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इंटू कॉट। तो कोसेक इंटू कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोसेक, यहाँ पे आ गया -2 पहले से है, इट इज कोसेक प्लस c, दैट्स ऑल। तो दिस इज y इंटू कोसेक क्यूब। तो मेरे बच्चे ये सोल्यूशन आ गया जर्नल वाला, ठीक है। इसको सेक को उठा के अभी आप इधर लेके जा सकते हैं, बट हमें यहाँ पे c का वैल्यू भी निकालना है। तो हमें यहाँ पर y दिया हुआ है 2 और x दिया हुआ है पाई बाय 2। एक बार चेक कर लो वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 15 में, यस y2 x पाई बाय 2। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ डाल दीजिए। y की जगह आपको 2 लिखना है, कोसेक क्यूब x की जगह पाई बाय 2 लिखना है, -2 कोसेक x की जगह पाई बाय 2 लिखना है प्लस c। मेरे बच्चे कोसेक पाई बाय 2 यानी कोसेक 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, यानी साइन 90 डिग्री का रेसिप्रोकल जो कि 1 ही होगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 का क्यू दैट इज़ 1, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी ये 1 हो गया प्लस c। मेरे बच्चे c आपका 4 आ रहा है। तो ये जो c4 आया वापस इस जनरल सोल्यूशन में डाल दो, ठीक है। तो जैसे आप जनरल सोल्यूशन में डालेंगे वो बन जाएगा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन, और वही आपको यहाँ पे निकालना था। तो यहाँ पे वैल्यू डालनी c की, ठीक है। इट इज y कोसेक क्यूब -2 कोसेक x प्लस c एंड c इज 4, दैट्स ऑल। बाकी इस कोसेक क्यूब को यहाँ से हटाओ, इनके डिवाइड में ले जाओ। एक इसके डिवाइड में आ गया कोसेक क्यूब, एक 4 के डिवाइड में आ गया कोसेक क्यूब, और सिंप्लीफाई किया, ये एक कोसेक कट जाएगा, कोसेक स्क्वायर बचेगा, ये ऊपर चल जाएगा, कोसेक स्क्वायर तो ये हो गया साइन स्क्वायर, प्लस ये भी ऊपर चला गया, इट इज साइन क्यूब। तो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50, दैट्स ऑल।
तो मेरे बच्चे दो क्वेश्चन जो मैंने करवाए ना 8th और 15, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको अंडरस्टैंड करो, फिर सिमिलर जो एग्जांपल्स हैं उनको करो, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करो एक्सरसाइज के, ठीक है। आई होप सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें 2 वर्ड प्रॉब्लम है 16 और 17। कोशिश करना स्टेटमेंट पढ़ के ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। चलो मैं बना के दे देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। सॉल्व आप कर लेना, स्टेटमेंट पढ़ के मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, ठीक है। ध्यान से सुनो स्टेटमेंट क्या है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, जो ओरिजिन है ना सी ढूंढने में काम आएगा, यानी x0 y0। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोले तो dy/dx। तो जो उसने स्टेटमेंट बोल रखी है उसको हमने मैथमेटिकली ऐसे लिख लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट दैट इज dy/dx। तो ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू x प्लस वाई, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे इट इज लीनियर इन y को इधर ले जाओ, दैट्स ऑल। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर p आपका -1 है, q आपका x है। प्रोसेस मैंने आपको बता दी कैसे सॉल्व करना है, मेरे चाहिए सॉल्व कर लेना। और c को फाइंड करने के लिए x 0 लेना और y भी 0 लेना, तो c भी निकलेगा, वापस उस जनरल सोल्यूशन में पुट कर देना, ठीक है। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। अब ये 0,2 पॉइंट है ना c ढूंढने के लिए, x0 और y2। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल है, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। यानी सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू dy/dx प्लस 5। यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यानी ये सम है, ये एक्सीड कर जाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट से बाय 5 यूनिट, दैट्स ऑल। बस ये स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बाय 5। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले। ये dy/dx इसकी तरफ ले जाओ y, -y हो गया, x रखा उधर ही, 5 को उधर ले जाओ -5। मेरे बच्चे यहाँ पर p -1 है और q आपका x -5 है। इट इज़ लीनियर इन y। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप दोनों वर्ड प्रॉब्लम आप कर लेंगे। यहाँ पे जो c आएगा, c को ढूंढने के लिए पॉइंट दिया हुआ है, x0 और y2 डालना, c निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, एक्सरसाइज 9.6 के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है कमेंट बॉक्स पे बताओ, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।